नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, वजीर आजम ने आज गवादर पोर्ट का दौरा किया, जहां इन्हें बताया गया कि बंदरगाह मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी देखने में आई कि चीन के 9 बड़े सरमायाकारों ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और नए जो मंसूबे हैं इनमें भरपूर शिरकत का ऐलान भी किया गया। वजीर आजम ने भी इस तकरीब से खिताब किया और वजीर आजम की जानिब से यह कहा गया कि गवादर पाकिस्तान का फोकल पॉइंट बनने जा रहा है। साथ में उन्होंने बलोचिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि बलोचिस्तान को ऊपर लेकर जाएंगे और बलोचिस्तान में असलियत पसंदों से भी बातचीत का सोच रहा हूं। बलोचिस्तान की जो महरूमियां थी पिछली गवर्नमेंट जो है उनकी जानिब से बलोचिस्तान को किस अंदाज में नजरअंदाज किया गया, इस हवाले से भी उन्होंने बात की। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस मंसूबे के हवाले से अगर बात करें तो गवादर पोर्ट और सी पैक दोनों लाजिम और मलजूम हो चुके हैं, जो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को तरक्की बल्कि वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट के तहत ये 3 बर्रे-ए-आज़मों तक जा रहा है और कहा जा रहा है कि 70 मुमालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, बलोचिस्तान की तरक्की के लिए ये मंसूबा जो है वो कितना अहम है, सारे मामले पर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम मामला जिसकी तरफ आज चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी इस पर बात की और ये कहा कि सी पैक हासिदों और शरपसंदों के निशाने पर है। एक तरफ हम देखते हैं नाज़रीन अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जिस पर जाहिर है अफगानिस्तान में अगर सूरत हाल बदअमनी की तरफ जाती है तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ता है। फिर इसके साथ साथ बलोचिस्तान के हवाले से हम बात करें तो वहां भारत की जो कारस्तानियां रही हैं, रॉ जिस तरीके से वहां पर मुलव्विस रही है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अब इस वक्त जाहिर है जब सी पैक पहले दिन से ही भारत और जो कुछ मगरबी ममालिक हैं उनको खटकता रहा है तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पर हिकमत अमली क्या होगी पाकिस्तान की, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मुल्की सियासत पर अगर आए तो मुल्की सियासत में भी काफी कुछ हो रहा है। PDM ने कल अपना पहला जलसा किया, अब हिकमत अमली क्या होगी, अहदाफ क्या होंगे, इस पर भी बात करेंगे। सारे मामला पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम एनालिस्ट जनाब इम्तियाज गुल साहब। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आगाज आपसे ही कर लेते हैं। एहतशाम साहब, किस तरीके से देखते हैं आज गवादर में जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका बाकायदा तौर पर जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी का एक नया सिलसिला शुरू होगा। पाकिस्तान का जो ख्वाब था कि इस मंसूबे से सरमायाकारी आएगी, गुर्बत का खात्मा होगा, रोजगार बढ़ेंगे, आपको लगता है कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहे हैं? सोनिया, देखिए अब तो हम क्या कहें, दुनिया की बड़े बड़े अदारे जो हैं, जो सिक्योरिटी के अदारे भी हैं बड़े बड़े, फिर आप देखते हैं मीडिया के आउटलेट्स भी हैं और इसमें मगरबी मीडिया भी है। अब ये बात मान रहा है कि ये पाकिस्तान का ये गवादर पोर्ट जो है ना, ये इस रीजन में ख़ास तौर पे चाबहार ईरान की आप देख लें बंदरगाह, दुबई पोर्ट देख लें, इन सबसे बड़ी बंदरगाह होगी और डीप सी इस गहराई के हवाले से तो कोई भी दूर दूर तक इसका करीब नहीं आती। चंद एक दुनिया में हैं जो डीप सी पोर्ट्स हैं, उनमें से ये शामिल होगी। इसका मतलब है कि एक वक्त में बेशुमार बड़े बड़े जहाज़ जो है ना यहाँ पे लंगर अंदाज हो सकते हैं। एक अरसे से तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शिप्स आते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ ट्रेड होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही थी। अब ये सी पैक के साथ वन बेल्ट वन रोड इसका ऑपरेशनल हो जाना और फिर इस तरह आगे जाना और फिर जितनी तेज़ी के साथ हमने देखा पिछले चंद सालों में इस पे काम हुआ है, ये वाक़तन इसको गेम चेंजर होने जा रहा है। ये सी पैक का के कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये गवादर, और जिस तरीके से गवादर और सिंगक्यांग को रेल के ज़रिए मिलाया गया, रोड के ज़रिए मिलाया गया, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की गई है चाइना की तरफ से। देखिए उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क में सोनिया देखें, माजत के साथ बदकिस्मती से हुकूमती अदारे जो है ना अब ना वो जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, ना गुर्बत के खात्मे में कोई बड़ी मदद दे सकते हैं। अब ये काम प्राइवेट सेक्टर को करना पड़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर के साथ हम जो कहते हैं ना जी, विन विन सिचुएशन तब बनती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इसमें खास तौर पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाएं, जिस तरीके से चाइनीज़ इसके साथ आए हैं। अच्छी बात ये सुनिए कि पिछले कुछ अरसे से हम सी पैक के प्रोजेक्ट स्लो डाउन हुए थे और मैं तो खुल के कहूँगा उसकी वजह एक यही थी कि PMLN ने जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनियों के साथ माहदे किए थे, बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए इंटरेस्ट रेट पे किए थे, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, और फिर पब्लिक को भी नहीं बताया गया, उसका नुकसान हुआ। यह आके फिर PTI की गवर्नमेंट ने दोबारा से रीनेगोशिएट किए कि देखें भाई ये प्रोजेक्ट लगने के बाद सारा फ़ायदा चाइनीज़ कंपनी को होगा, हमें तो जॉब नहीं मिल रहे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि 9 इकोनॉमिक जोन जो बनने जा रहे हैं, चाइनीज़ ने सोनिया पहली मरतबा बड़े खुले दिल से माना कि जी यहाँ पे सारे के सारे मेजॉरिटी 80% जॉब पाकिस्तानियों के दिए जाएंगे और देना शुरू कर दिए। 3 जो है तकरीबन बनने के करीब है।
अब इस सारे मामले को हम इस तरह देखते हैं कि गुर्बत का खात्मा और फिर ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में हम जो कहते हैं महरूमियत। आपको याद है कि हर दौर में ये बात होती है जी, बलूचिस्तान के साथ ज्यादतियाँ होती हैं। आपको याद होगा अच्छी बात पीपल्स पार्टी के ज़माने में बहुत अच्छी बात हुई थी। 2007 का इलेक्शन जीतने के बाद जरदारी साहब ने ओपनली बलूचिस्तान में जाकर लोगों से माफ़ी मांगी थी कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपसे आप ज्यादती नहीं होगी। लेकिन सोनिया, बदकिस्मती के साथ जिस तरह उनके फंड्स बढ़ने चाहिए, तरक्याती प्रोग्राम बढ़ने चाहिए, नहीं, इस गवर्नमेंट ने आके आप 100% से ज़्यादा उनकी फंडिंग बढ़ा दी है। तो हम ये कह सकते हैं एहसास प्रोग्राम के अलावा जितने अब तरक्याती प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ इट ये जिस तरीके से गवादर की एक्सपेंशन होगी, मेरा ख्याल है इसमें मुल्की तरक्की के साथ साथ जो हमारे एक्सटर्नल हवाले से जो मामलात है, हमारे अहदाफ हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से पूरे हो सकते हैं। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ग्वादर पाकिस्तान का फोकल पॉइंट बनने जा रहा है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो कितना अहम है ये पाकिस्तान के लिए? और साथ साथ बलोचिस्तान की तरक्की के हवाले से जिस तरह से हमेशा से बात होती रही है कि बलोचिस्तान के लोगों को जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, तो आपको लगता है कि इससे बलोचिस्तान की आवाम की जो महरूमियां हैं उनका भी अजाला होगा? देखिए, उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि बलूचिस्तान के आवाम की जो महरूमियाँ हैं या जो एहसास महरूमी है वो भी जल्द ही दूर हो जाएगा। अभी तक हुआ ये है कि तकरीबन 3 साल से ढंढोरा हम सब पीटते रहे कि सी पैक और गवादर, लेकिन उसमें जो ज़रूरी एलिमेंट था वो ये था कि तमाम बलोच पार्टियों को साथ लेके चलते, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, यानी सबको मिला के कोई फैसला साजी, उसमें काफ़ी सुस्ती नज़र आई। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे चूँकि बिजली नहीं है गवादर में, और जो बिजली का प्लांट लगना था 300 मेगावाट का, वो हमारी रिवायती ब्यूरोक्रेसी की रिवायती सुस्त रवि और जो अमेरिका नवाज लॉबियाँ हैं उनकी वजह से 3 साल तक वो इल्तवा में पड़ा रहा। यानी अभी गवादर के लिए जो बिजली आती है वो ईरान से कोई 100-110 मेगावाट, लेकिन वो भी आधा दिन होती है, आधा दिन नहीं होती है। तो जो काम इमरजेंसी में होना चाहिए था आज से 3 साल पहले, वो नहीं हुआ। और फिर कहीं जाके नवंबर 2019 में वज़ीर आज़म ने जाके संग बुनियाद रखा, और एयरपोर्ट जो नया बन रहा है उसकी भी बुनियाद उसी पे नए बिजली घर पे थी कि नया बिजली घर होगा, बिला तातुल बिजली की फराहमी होगी। और ये चीनी कंपनी का मुतालबा था कि बिला तातुल बिजली फराहम होगी तो तभी हम अपना यहाँ पे काम शुरू करेंगे। तो अब दुआ ये है कि जो थोड़ी तेज़ रफ्तारी देखने में आई है, सरगर्मी देख रहे हैं हम, इसको मज़ीद बढ़ाया जा सके, तेज़ तर किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं ख़ास तौर पे उनके लिए ट्रेनिंग की सहूलियात में इजाफ़ा किया जाए, जो एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है। और ये वो काम है जो कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जो काम तरजीही बुनियादों पे किए जाने चाहिए थे आज से 3-4 साल पहले, वो अब कहीं जाके साल 1.5 साल में शुरू हुए हैं। और इस वजह से एहसास महरूमी ख़ास तौर पे बलोच नौजवानों में वो मुसलसल रहा है। और अब कोशिश बहरहाल ये है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो बलोच नौजवान तो इस काम में इन्वॉल्व होंगे, उनको रोजगार और तरबियत के मौके मिलेंगे। ये जानी चाहिए कि ये जो महरूमियां हैं उनका अजाला हो जाएगा। अच्छा, एक और हम स्टेटमेंट दी आज एहतशाम साहब इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा है कि बलोचिस्तान तरक्की करेगा तो कोई भी तहरीक नहीं उठेगी। साथ में ये कह रहे हैं कि बलोचिस्तान में जो अस्कियत पसंद है उनसे भी बातचीत का सोच रहा हूँ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए सोनिया, ये बज़ाहिर तो ये बात बड़ी हैरत वाली है, क्योंकि एक अरसे से हम यही सुन रहे थे कि जी जिस तरीके से टेक ऑन किया दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़, फिर जिस तरीके से आपने देखा, मुझसे ज़्यादा इम्तियाज़ साहब जानते हैं कि बाहर बैठ के जो लोग किस तरह कार्रवाइयाँ करते हैं, कोई काबुल में बैठा है, कोई स्विट्ज़रलैंड में बैठा है, कोई इंग्लैंड में बैठा है। ये अख्तर मैंगल के भाई जावेद मैंगल साहब भी जो बाहर बैठ के जो कार्रवाइयाँ करवाते हैं, फिर क्या क्या होता है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन नौबत ये बात तो बिल्कुल सही बात है जिसका शुरू में इम्तियाज़ भी जिक्र कर रहे थे कि जो महरूमी आती है, फिर महरूमी जब आती है फिर जॉब नहीं होती, तो फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं गलत कामों की तरफ, दहशत गर्दी की तरफ, अमन अमान को ख़राब करने की तरफ। अभी बलूचिस्तान जितना बड़ा आप देख लें सूबा है, अब बलूचिस्तान इतना बड़ा है, आप देखते हैं कि बाकी 3 सूबे उससे छोटे हैं इलाकों के ज़मीन के एतबार से, लेकिन आबादी कम है। जिस तरीके से हम देखा ओवर ये उसके साथ ज़्यादती होती रही है, फंड्स पूरे नहीं मिलते रहे, वादे किए गए पूरे नहीं किए गए, और फिर जिस तरीके से
आप देख लें पॉलिटिकल पार्टीज़ का माजरत के साथ रवैया रहा है, उन्होंने भी इग्नोर पूरे तरीके से किया। अब इस वक्त जिस तरीके से बात हो रही है और ये मिलिटेंसी की जो बात की है प्राइम मिनिस्टर ने कि जी हम बात करने का सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये हमेशा हम कहते हैं कि जी मेन स्ट्रीम दायरे में सियासी तौर पर इनको लाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि किससे बात करेंगे, बात कैसे शुरू होगी, कौन करेगा। और फिर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आए दिन हमने देखा कि एक तो दहशतगर्दों के हमले होते ही हैं हमारी फोर्सेस पे, दूसरा फिर जो हज़ारा कम्युनिटी के खिलाफ आप देख लें रिलीजियस बुनियादों पे उनको मारा जाता है, वो एक अलग चीज़ है। बेसिकली तो लश्कर जंगवी से काम शुरू हुआ था, यही फैल के कहाँ से कहाँ गए और इन्होंने जाके अपने पंजे फैलाए। बड़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह 2009 के बाद स्वात ऑपरेशन की कामयाबी है पूरे मुल्क में, फिर तवातर के साथ जो फ़ौज ने डिफरेंट ऑपरेशन किए उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप अपने लोगों से बात करें, उनकी महरूमियाँ दूर करने की कोशिश करें, वो चाहते क्या हैं। बिठाना बड़ा ज़रूरी है, बात करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन असूलों पे समझौता ये नहीं हो सकता कि जी बाहर से आप पैसे भी लें और फिर आप मिलिटेंसी भी करें और फिर आप साथ कहें कि जी सियासी तौर पे हमें अपने साथ बिठाएं। ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली हुकूमत सोच विचार करके बात करेगी किन लोगों से बात करनी है, किन लोगों से बात नहीं करनी। ठीक है। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, एक तो इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा जो अस्कित पसंदों से बातचीत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की। इसके साथ साथ आज हमने देखा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी की जानिब से भी ये कहा गया कि सीपैक हासिद और शरपसंदों के निशाने पर है। इस वक्त जो अफगानिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल है, ज़ाहिर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि पहले दिन से ही भारत और जो मगरबी कुछ ममालिक हैं उनको सीपैक खटकता रहा है। बलोचिस्तान में रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद भी मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है इस सारे तनाजुर में सिक्योरिटी इदारों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस सारी सूरत हाल से निपटना? देखिए, चैलेंज तो मैं समझता हूँ हमेशा रहेगा और उसकी बुनियादी वजह हमारे भारत के साथ बिगड़े हुए ताल्लुकात हैं या कशीदगी है। और जब तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, जब तक भारत की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से अपना नुक्ता नज़र तब्दील नहीं करती और जब तक वो पाकिस्तान को सज़ा देने की उनकी एक अप्रोच है, यानी पाकिस्तान को तंग करने की अप्रोच है, वो तब्दील नहीं होती, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे यूं ही तखरीबकारी का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखिए रोज़ाना तकरीबन रोज़ाना वहाँ पे 1, 2, 3, 4 हमारे नौजवान जो फ़ौजी हैं या FC के हैं वो बेचारे शहीद हो रहे हैं और ये एक बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में ये टारगेट किलिंग हो रही है और इसका बुनियादी मकसद यही है कि एक अदम इस्तेहकाम का और गैर महफूज होने का तासुर दिया जाए बलूचिस्तान में। लेकिन चीनी हुकूमत को भी पता है, चीनी हुकाम भी इससे बखूबी आगाह हैं और ख़ुद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़े जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। अलबत्ता ज़रूरी ये होता है कि आप कम्युनिटी की फायर वॉल, उसको कहते हैं फायर वॉल, कि जब तक आप कम्युनिटी को साथ नहीं मिलाते हैं वो फायर वॉल नहीं बनती है। यानी जितना आप लोगों को इसमें साथ मिलाएंगे, मकामी लोगों को, उतना ही जो तखरीबकारी या दहशतगर्दी का ख़तरा है वो निस्बतन कम होता चला जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे फ़ौजी भाई और जो सियासी क़यादत है वो इस नुक्ते नज़र से आगे बढ़े कि आपने मकामी आबादी को, ख़ास तौर पर नौजवानों को साथ लेके चलना है। ये हमें मिसाल मिली है, इसकी जो एग्ज़ाम्पल चीन से भी हमें मिलती है। जितने भी उनके साउथ में यानी जनूब में जितने इलाके हैं, उनके जितने मगरब में इलाके हैं, उसमें उन्होंने चीनी हुकूमत ने किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मकामी लोगों को साथ मिला के वहाँ पे पैसा भी लगाया है उनकी तरबियत के। जैसे शिनजियांग है, बहुत बड़ा उनका सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, बलूचिस्तान से कुछ मिलते जुलते हालात हैं कि वहाँ भी मादनियात बहुत हैं। वहाँ रकबे के लिहाज से वो चीन का सबसे बड़ा सूबा है, जैसे बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे आबादी मुस्लिम अक्सरियत है जो कि बीजिंग से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। एक चीज़ इम्तियाज़ ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किलात अब बढ़ रही हैं, अब देखें चौमक्खी कहते हैं ना, चार तरफ से लड़ाई पाकिस्तान को करनी पड़ रही है। अब ये जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होना शुरू हैं, खुदा न खास्ता खाना जंगी जो है ना सब लोग देख रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने अब कहा जा रहा है कि जी अपनी अफवाज को फिर वेस्टर्न बॉर्डर पर खासी तादाद में लगाने का फ़ैसला किया है कि यहाँ से मामला ख़राब होंगे। अभी हिंदुस्तान आप देख लें, जिस तरह आप बड़ा अच्छा तरीके से आपने जिक्र किया जो उनकी क़यादत सोच रही है,
अब कहने वाले तो लोग कह रहे हैं कि जी वो प्लान कर रहे हैं कि 2023 तक यहाँ पे जब कोई इंटरम गवर्नमेंट होगी उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ उन्होंने छोटे लेवल पे उनकी कोशिश होगी कि लिमिटेड वार करके कुछ अचीव करें, पब्लिक को बताने की जितनी उनके साथ हो चुकी है, मोदी जितना जलील और रसवा हो रहा है इस पब्लिक में, उसकी तवज्जो उठाने के लिए ये किया जाएगा। तो सवाल मेरा आपसे है कि वो अगर सिनेरियो देखें कि एक तरफ अमेरिका का यहाँ से चले जाना, पूरा भारत को पुश करना चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और हिंदुस्तान का कहना जी हम टेक ऑन करेंगे एक वक्त में चीन और पाकिस्तान को भी, कितनी मुश्किलात आप हमें हमारी देखते हो इस हवाले से? जो लाहौर में चीन के कौंसल जनरल हैं, उन्होंने मेरे ख्याल कल ही एक बयान में कहा है कि हमारी मौजूदगी में आपको किसी तशवीश की ज़रूरत नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने एक बार फिर अपने ताउन का इयादा किया है। लेकिन सवाल ये कि क्या हम खुद अपने लिए बंदोबस्त कर रहे हैं सिविल मिलिट्री एक यगांगत के ज़रिए एक पेज होने पे? मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी सारा काम किया हुआ है। एक तो सरहद पे हमने बाड़ भी लगा दी है, जो कि मेरे अपने ख्याल में अच्छी बात है, एक सेकेंडरी अहमियत की हामिल है। असल ये है कि पाकिस्तान ने जो गुज़श्ता 20 बरसों में सीखा है इंसर्जेंसी के हवाले से, यानी शोरिश पसंद और दहशतगर्द जो प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनसे निपटने के लिए काफ़ी पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ सीखा है, कुछ सीख चुका है पाकिस्तान पिछले 20 बरस में। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब से नाजरीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, गवादर पोर्ट तो अब कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुकी है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान की माली मुश्किलात में किस हद तक कमी दिखती है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें ना, जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा जो इफ्तिताह किया है गवादर फ्री जोन का, जिसमें 2200 एकड़ ज़मीन रखी गई है। अब ये जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगेगी, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री लगेगी, चाइनीज़ ने ये वादा किया और हमने हमारी इंडस्ट्री भी लगेगी, उनकी भी हमें सपोर्ट होगी। ये यहाँ से जो चीज़ें बनेंगी सीधी सीधी एक्सपोर्ट होंगी। और ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी अर्निंग पाकिस्तान के लिए होगी। यहाँ से एक नया एवेन्यू खुलेगा अर्निंग का। वैसे तो मैं देखना जिस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट रूटीन की 25-26 बिलियन डॉलर से ऊपर ही नहीं जाती, नीचे आती रहती हैं। तो यहाँ से या हमें पैसा मिलता है आपका फॉरेन रेमिटेंस जो लोग पाकिस्तानी बेचते हैं। तो यहाँ पे बाकायदा फ्री जोन 2200 एकड़ ज़मीन जब ऑपरेशन होगा, यहाँ पे जिस तरीके से फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, सामान बनेगा, बाहर जाएगा, तो डेफिनेटली हमें फॉरेन एक्सचेंज में बड़ी पैसा मिलेगा। सही। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। चंद दिनों से आप देख रहे हैं जो पाकिस्तानियों की मुश्किलात हो रही हैं, ये सऊदी अरब जाना है, ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं जो बेचारे हमारे लिबरल हैं, ऐसी पाबंदी लगाई है उन पे कि जी आप डायरेक्ट पाक वहाँ जा नहीं सकते। लोग जाते हैं, ये अफ़गानिस्तान, उनको वीज़ा फ्री मिल जाता है, वहाँ जाके जनाब वो रहते हैं, 15 दिन क्वारंटीन करते हैं, उसके बाद वो उनको वहाँ जाना पड़ता है। प्रोसेस में कहा जा रहा है कि उनकी एजेंसियाँ भी तंग करती हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी भी है। तो इस हवाले से हमारी हुकूमत क्यों कामयाब नहीं हो रही? तो आपको क्या लगता है कि क्या करने की ज़रूरत है? देखिए एहतशाम, पहले तो हम इंडस्ट्रियल जोन की बात अगर कर लें मुख्तसर सी, आपको शायद मालूम हो कि वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है उसमें 43 साल 43 इयर्स के लिए टैक्स फ्री है। सो वहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट होगी, जो चीज़ भी बनेगी, उसमें पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलना है। पाकिस्तान का सिर्फ ज़मीन इस्तेमाल होगी, फ़िज़ा इस्तेमाल होगी, पानी इस्तेमाल होगा और कुछ मज़दूर इस्तेमाल होंगे। तो ये कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं होगा, इसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के खाते में वो नहीं आएगा। क्योंकि हुआ ये कि चीन ने अपनी इंडस्ट्री रीलोकेट की है। वो इंडस्ट्री टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो अशिया यहाँ पे बनेंगी वो जब बाहर जाएंगी तो उसमें पाकिस्तानी का तो शेयर होगा, जो पाकिस्तानियाँ ज्वाइंट वेंचर कर रही हैं कंपनियां मिलके, उस लिहाज से तो हमें फॉरेन एक्सचेंज तो मिलेगा ना उन पे। ठीक है जी। एहतशाम साहब, ये जो भी सब बात कर रहे थे, इसी को मैं चाह रही हूँ क्या 44 साल के लिए टैक्स फ्री, तो ये है ना कि जी जो वहाँ पे कमाई करेंगे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन वहाँ से जो चीज़ें सोनिया बन के एक्सपोर्ट होंगी, जब वो एक्सपोर्ट यहाँ से होंगी तो जाहिर है उसमें हमारा शेयर तो डेफिनेटली होगा। हमारी कंपनियाँ जॉइंट वेंचर होगा प्राइवेट कंपनियों का, फिर कुछ हुकूमती कंपनियाँ भी हैं। तो ये
थोड़ा बहुत हुकूमत का भी शेयर है, ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का भी। तो जब बाहर जाएंगी हमारी चीज़ें तो एक्सपोर्ट करने से तो हमें इसको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज में मिलेगा। हाँ, ये बात है कि लंबे अरसे तक के लिए उनको टैक्स फ्री डिक्लेयर किया गया। उसकी वजह यह है कि एक लंबे अरसे तक आप लोगों को एक इंसेंटिव अगर नहीं देते, इसको कहते हैं फिस्कल नॉन फिस्कल इंसेंटिव। इम्तियाज गुल साहब गालिबन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सर। जी इम्तियाज, बिल्कुल सही है। देखिए, दुआ ये करनी चाहिए कि इसके ज़रिए हमें पाकिस्तान को भी कुछ आमदनी हासिल हो जाए। अब देखना ये होगा कि जब यहाँ पे पैदावार शुरू होगी, उस सनती पैदावार का और यहाँ से फिर उसकी एक्सपोर्ट का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, सिवाय इसके कि वहाँ पे अब 300 मेगावाट का एक बिजली घर लग जाएगा, उससे गवादर के लोगों की कुछ मुश्किलात हल हो जाएंगी, उसी की मदद से कोई पानी का मसला हल हो जाएगा और कुछ रोज़गार के मौके मकामी लोगों को हासिल हो जाएंगे। वो आपने दूसरी बात की थी, हमारे जो लोग जा रहे थे सऊदी अरब अफ़गानिस्तान के रास्ते। अब ये तो देखिए, हमारे जैसे मुल्कों में ये मसाइल होते हैं, चूँकि पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी थी एक सऊदी हुकूमत ने भी और यूएई हुकूमत ने भी, जिसकी वजह से ये काबुल जाके फंस गए। फिर वो हम देख रहे थे, हमने कुछ वीडियो काबुल से आए थे कि काबुल में हमारे सिफारत खाने ने कोशिश की हद्दुल मकदूर जो उनके महदूद वसाइल हैं इन लोगों को थोड़ा बहुत फैसिलिटेट किया और पाकिस्तान फिर वापसी का बंदोबस्त भी किया। अब उसमें देखिए, जो धड़ाधड़ जब लोग जाना शुरू हो जाते तो पाकिस्तान एम्बेसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ पे अब अफगानिस्तान काबुल पहुँचने वाले अब कई सैकड़ों अफराद की देखभाल कर सके। लेकिन जो उनसे मेरा ख्याल हो सके उन्होंने किया है। अलबत्ता हम इस पे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर उनके साथ की बदसलूकी हुई है, क्योंकि आपको पता है वो वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी मोहब्बत करती है पाकिस्तान से, और उसकी वजह से जो भी मौका मिलता है उनको वो पाकिस्तान को ज़रब लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि बड़े अफसोसनाक बात है। वो यही शिकायत पाकिस्तान के हवाले से भी करते हैं, हालांकि पाकिस्तान में उनको ये पता नहीं है कि ख़ुद पाकिस्तान की पुलिस जो है अपने पाकिस्तानियों के साथ भी अक्सर वही सलूक करती है जो अफ़गानों के साथ करती है। लेकिन ये जो ख़ास केस था, इसमें अफसोसनाक सूरत पहलू ये था कि अभी तक सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान हुकूमत की बातचीत वो फ्रूटफुल नहीं साबित हो सकी। वहाँ हमारे सफ़ीर बिलाल अकबर साहब ने शायद अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि जो उन्होंने शर्त लगाई थी कि फाइजर या एस्ट्राजेनेका जब तक वैक्सीन नहीं होगी उस वक्त तक वो किसी भी पाकिस्तानी को कबूल नहीं करेंगे। अब इस बात माजरत के साथ इम्तियाज, देखें आज फिर WHO का स्टेटमेंट आया है कि जी जितनी 8 अप्रूव्ड है वैक्सीन, वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसके बावजूद आप देख लें हमारे साथ ज्यादती है। सही, ठीक है। अब जरा एहतशाम साहब आ जाते हैं मुल्की सियासत पर। सियासत में भी हम देख रहे हैं काफ़ी कुछ हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक जलसा किया PDM ने, और वो जलसा था NP और पीपल्स पार्टी के बगैर। मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद नहीं थी। हमने कुछ लबो लहजा भी शहबाज शरीफ की तकरीर का थोड़ा मुख्तलिफ हमें नजर आया। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो मूवमेंट है वो कितनी इफेक्टिव होगी पीपल्स पार्टी? देखिए सोनिया, लबो लहजे की जो बात है, शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल अपना काम करने का, आप उनसे ला के इख्तलाफ करें उनके तर्ज हुक्मरानी का, जब हुकूमत में होते हैं क्या करते हैं, पानी में चले जाते हैं लंबे बूट पहन के, लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं और उंगलियां लाल। लेकिन देखिए बात यह है कि जब से उन्होंने ये बात की है कि जी मैं नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो, मैं चाहता हूँ कि तमाम अदारों के साथ मिल के चलना चाहिए, तो जो हॉक्स है ना इसमें, ख़ास तौर पर आप देख लें एहसन इकबाल से ज़्यादा शाहिद खकान अब्बासी साहब, उन्होंने एक, आप देखा कल जो स्टेटमेंट दिया, आपको याद है जो पार्लियामेंट में तकरीर की थी शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा था कि जी मैं सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हूँ, किसी के घुटनों को भी हाथ लगाना है, पाँव पकड़ने में तैयार। अब इसमें बज़ाहिर तो सियासी तौर पे तो उनको फायदा हुआ, लोग कहे तो चलना चाहते हैं सबके साथ मिलके। इस पे शाहिद खकान अब्बासी साहब जो है ना, उन्होंने एक नया फसाद खड़ा कर दिया कि जी आपको पाँव पड़ने की क्या जरूरत थी। अब मसला यही है कि जिस तरह की पॉलिसीज उनकी हैं, वो तो यहाँ तक तैयार हैं, वो तो बार बार मना करने के, वो तो कह रहे थे कि जी मैं जूता नहीं, मैं तो थप्पड़ भी मारूंगा। असद कैसर साहब के बारे में इस तरह की गुफ्तगू हुई थी, इस कदर लोगों ने उन पर तनकीद की थी, इतनी कंडमनेशन हुई थी, उनका तो अपना स्टाइल। असल मसला सोनिया कि अभी भी मरियम साहबा थोड़ी देर के लिए खामोश होती हैं, फिर बकौल किसी के दाव पे जाती हैं, अपने वालिद साहब से मशवरा करती हैं क्या करना चाहिए। भाई देव अच्छी बात हुई, कल के जलसे में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ साहब खिताब नहीं करेंगे। उनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि जी ये जिस तरीके से 3 लोग तुले हुए हैं, मरियम साहबा और जिसके बाद फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब, जिनको पार्लिमानी बेरोज़गार लोग कहते हैं,
इनकी वजह से इनके मामलात खराब हो रहे तो हैं। मरियम नवाज साहिबा ने क्यों खिताब देखिए दिया मरियम, एहतशाम साहब? देखिए इसलिए कि अब उनको ये मसला जहाँ वो जाती हैं उनको टकराव नजर आता है अपने चचा के साथ, लीडरशिप का उनको लगता है कि जी मुझसे छीनी जा रही है, या ये कि मैं लीडर हूँ। आपको याद है उनका एक बड़ा मशहूर बयान, जब बात हुई थी किसी इशू के ऊपर, तो उन्होंने कहा जिसने नवाज साहब के बारे में बात करनी है मुझसे बात करे। वो असल में आपको मुझे नहीं सुना रही थी, वो शहबाज साहब को सुना रही थी। देखिए उनके इख्तलाफात हैं, लेकिन पार्टी के अंदर और बड़े अहम लोग हैं। इवन राना सनाउल्लाह साहब देख लें, ख्वाजा आसिफ देख लें, साद रफीक देख लें, और लोग भी हैं, वो ये कहते हैं कि जी लड़ाई झगड़ा नहीं है, शहबाज साहब के साथ हम हैं, जो पॉलिसी वो लेके चलना चाहते हैं, 2023 का इलेक्शन जीतना है। अगर हमारे लिए इस तरह मुश्किलात पैदा की तो हम 2023 में कहीं नजर नहीं आएंगे। एक ब्रेक के लिए नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इम्तियाज गुल साहब, पीडीएम अब दोबारा से जलसे जुलूस कर रही है। अब कल शहबाज शरीफ साहब की भी जाहिर है खिताब आपने सुना, कुछ हमें उनके लबो लहजे में भी तब्दीली नजर आई। कभी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है बयानिए में क्लैरिटी क्यों नहीं है, और ये क्या अचीव कर लेंगे आप? इस वक्त तो पीडीएम कुछ कंफ्यूज्ड हाउस लग रहा है, और मेरे ख्याल है उनके पास भी बहुत ज्यादा बोलने को नहीं रह गया है। इसकी वजह से उनकी जो कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी अब वो भी नहीं हो रही। मेरे ख्याल है बिलावल ने माजरत कर दी है, क्योंकि इनका तकिया बिलावल यानी पीपल्स पार्टी पे था, और पीपल्स पार्टी अपना सिंध की हुकूमत नहीं खोना चाहती, और ना ही वो लेवरेज खोना चाहती है जो उसको इस वक्त सेनेट में और कौमी असेंबली में हासिल है। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब बेचारे फंसे हुए हैं। एक उनकी अपनी पोजीशन तो है, लेकिन वो भाई की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, दूसरी तरफ भतीजी है, तो उसकी वजह से खुल के कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैं हैरान हूं कि इसमें है क्या, पीडीएम में अब क्या रह गया है। उसमें मौलाना फजल रहमान है, ठीक है, बाकी है देखिए उसमें अपोजिशन का काम क्या है, एहतजाज करना, हुकूमत पे तनकीद करना, जलसे जुलूस करना, तो वो अपना काम कर रहे हैं, ये भी उनकी नौकरी का हिस्सा है। सही। अच्छा एहतशाम साहब, अब जिस तरह से अभी पहले भी बात हम कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो हमने पीडीएम के स्टार्ट के जलसों में देखी, लहजा इतना सख्त और इदारों पर जो है वो तनकीद, तो आपको लगता है कि ओवरऑल स्ट्रेटजी तब्दील कर दी गई है? देखिए सोनिया, हिकमत अमली तब्दील हुई या नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ बड़ा वाज़े तौर पे सामने आ गई है कि जो एक एजेंडा था कि हुकूमत को हर सूरत में हटा के रहना है, और फिर दूसरी तरफ जब देखा कि जी पार्टी PMLN अपना पीपल्स पार्टी और NP अलहदा हो गई, तो फिर फोकस आया पार्लियामेंट के ऊपर। फिर पार्लियामेंट के बाद जिस तरह इम्तियाज साहब बता रहे हैं कि जी APC की बात हुई, बिलावल के साथ मौलाना ने भी मना कर दिया, लेकिन अब मौलाना साहब और अपना मरियम नवाज साहबा दोनों जो है ना, किसी हद तक बिलावल साहब भी, वो अब जिस अंदाज से ये चल रहे हैं वो नहीं चाहते कि शहबाज साहब की बात मानी जाए। शहबाज शरीफ साहब का एजेंडा जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि जी अदारों के साथ सुलह, और इसमें प्रोसेस में वो हुकूमत को भी ऐसा टफ टाइम नहीं देना चाहते। अभी आप देख लें, अब तकरीरें में शुरू हो गई थी कि जी इस तरह गुजारा करेंगे, 2023 ऐसे गुजरेगा, और मरियम नवाज का तो बड़ा मशहूर इंटरव्यू हुआ है कि जी मैं तो चाहती हूँ 2023 तक ये हुकूमत रहे। वो भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि जी नहीं हटा सकते। अब पब्लिक के लिए फेस सेविंग तो यही है कि इस तरह के जलसे जुलूस किए जाएँ, तवातर के साथ लोगों को बताया जाए कि जी हम अब बड़े मुतहर्रिक हैं, हम इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। लेकिन ऊपर नीचे बैक टू बैक जिस तरीके से आपने देखा कि जिस तरह उन्हें नाकामी कहें या जिस तरह कहें कि जी अपनी बात कामयाब नहीं हो सके पब्लिक तक पहुँचाने में, सड़कों पर लाने के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सके, बजट भी हो गया, प्रोसेस में पहले बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब हुकूमत तो एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ उनमें बहुत ज़्यादा आ गया है। और इनमें आप देख लें वीकनेस इस अंदाज से नज़र आ रही है कि लोगों को पता चल रहा है कि जी ठीक है, क्लैरिटी PML के अंदर ही नहीं है, लीडरशिप का तनाज़ा ही नहीं ख़त्म हो रहा। और फिर जिस तरीके से बार बार बिलावल भुट्टो पार्टी पर तनकीद करते हैं, अभी आप देख लें, अगरचे पिछले दिनों उन्होंने आना था पार्लियामेंट में बजट के मौके पे, जब बजट को उन्होंने रुकवाना था, तय किया गया था बिलावल और शहबाज साहब की तरफ से कि जी बजट नहीं पास होने देना। उनके कज़न की डेथ हो गई, बनोई भी है उनके, जिनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद से फिर उन्होंने कहा जी नहीं, उनको आना चाहिए था, नहीं आए। बाद में बिलावल साहब जो है ना, उनको अफसोस के लिए भी कि शहबाज साहब के पास गए।
असल बात यह है कि क्लैरिटी जो आप बात कर रही है ना अभी तय नहीं है। अहदाफ अब लगता है कि बिल्कुल बदल गए। अहदाफ ये हैं कि पीपल्स पार्टी हर सूरत में अपनी सिंध हुकूमत को बचाना चाहती है, वो 2 सालों में कम बैक करना चाहती है कराची में, और साउदर्न पंजाब में आना चाहते हैं, किसी तरीके से आ जाए। वो PMLN के किसी झांसे में नहीं आना चाहते। अगरचे आपको याद है 22 और 20 सीटें देने के वादा किया था मरियम साहबा ने, जब गुडी थी आपस में बहुत ज्यादा, अब वो मामला बहुत आगे चला गया। तो मेरा ख्याल है अब इनके लिए सवाए जलसे लूज करना, भाई भी कोई इतना बड़ा जलसा भी नहीं कर पाए। आप देख लें, अगर पिंडॉल के भी देखें, बाकी लोगों को देखें, और फिर मेन स्ट्रीम के लीडर भी नहीं गए, लोग सुनने आते हैं मरियम साहबा को, वो तो नहीं थी, बिलावल भी नहीं थे। जी हाँ, ठीक है। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, अगर गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाए तो बाजार तो हमें लग रहा है कि बहुत सारे इश्यूज में अब जरा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है। मुआशी हवाले से भी जिस तरह से दावा किया जा रहा है, दूसरा ऑपोजिशन भी कोई चैलेंज नहीं, और ये कहा जा रहा है कि अब कोई चैलेंज है हुकूमत के लिए तो वो उसकी अपनी कारकर्दगी है। आपको क्या लगता है, 2 साल का अरसा रह गया है, किसी तरह की लेजिस्लेशन जो है वो हो नहीं रही, ऑपोजिशन के साथ मामलात बन नहीं रहे, फिर हम देख रहे हैं कि एक तरफ मईशत बेहतर होने के दावे, दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ये चैलेंज आपको लगता है ज्यादा बड़े चैलेंज हैं गवर्नमेंट के लिए? जी बिलाशुबा, देखिए जो गरीब आवाम का मसला तो बुनियादी मसला तो महंगाई है। अगर तेल महंगा होता है या बिजली महंगी होती है तो उसके साथ बाकी सारी चीजें भी महंगी हो जाती हैं, और महदूद आमदनी, महदूद तनख्वाह वाले, फिक्स तनख्वाह वाले जो लोग हैं उनके लिए बिलाशुबा परेशानी है। तो ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जरूर है। अलबत्ता दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं, हमें मुख्तलिफ बाहर के बैंकों से भी बातचीत होती रहती है, जो तरक्याती इदारे उनसे भी, उनके बकौल तो पाकिस्तान की जो जनरल मईशत है वो सही सिमत में जा रही है। चाहे आप बैंकों से कर्जे लेने की शरह देख लें, पाकिस्तान की बरामदात देख लें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लें, या बरामदा जो टेक्सटाइल सेक्टर में खास तौर पे, और फिर बहुत अच्छी फसलें हुई हैं, 3-4 बड़ी फसलें हैं, ये तो हो गई, लेकिन इसका क्या फायदा आवाम को हुकूमत पहुंचा पाती है? बड़ा मुश्किल है क्या अगले 2 साल में ये मैनेज कर सकें। लेकिन अगर ना किया तो जाहिर है इनकी कारकर्दगी पर असर पड़ेगा। ये इम्तियाज एक चीज बताइएगा, देखें कोर इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल समझी जाती है वो 7% है, और फूड इन्फ्लेशन जो है ना वो 12 से 14 और कुछ लोग कहते हैं 15% तक है। सवाल मेरा आपसे कि बार बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि जी, और फाइनेंस मिनिस्टर ने 20 मरतबा कहा कि हम महंगाई को नीचे लेके आएंगे, महंगाई तो वहीं खड़ी है। कहाँ फेलियर, कहाँ है इनका, आप लगता है? फेलियर इनका इनसे ज्यादा मेरा ख्याल है उस गठजोड़ का है जो कि प्रोड्यूसर्स और आड़तियों के जो मिडलमैन हैं उनके दरमियान है। वो कार्टेल जिसको कहते हैं, वो ग्रोह जो कि चीनी की, आटे की और सब्जियों की, तमाम अनाज की सप्लाईज को कंट्रोल करते हैं। और रिवायती तौर पे ये वो तबका है जो कि या तो पीपल्स पार्टी के साथ है या ज्यादातर मुस्लिम लीग के साथ है, तो उन्होंने बड़े तरीके से चीजों की सप्लाई को कंट्रोल किया हुआ है। अलबत्ता एक बात जरूर है कि चूंकि गुज़श्ता 15-20 वर्षों में मुनासिब मनसूबाबंदी नहीं हो सकी है, पेशबंदी जिसको कहते हैं वो नहीं हो सकी है कि भाई हर साल आपको कितनी मिकदार में आटा, कितनी मिकदार में गंदम या चीनी चाहिए होगी। उसकी वजह से अब इतनी बड़ी आबादी है 220 मिलियन की, उसके लिए हर चीज वक्त पे मुहैया करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पाकिस्तान की हुकूमत का जो प्लानिंग कमीशन का एक इदारा है वो बुनियादी तौर पे फेल हो चुका है, और उस फेलियर में एक बहुत बड़ा किरदार उस ब्यूरोक्रेसी का भी है जो कि ज्यादातर नवाज शरीफ साहब के साथ है, शहबाज शरीफ साहब के और पीपल्स पार्टी के साथ है, रिवायती तौर पे उनके साथ रही है। तो तमाम मिलजुल के जो बरायरा जो तेल निकल रहा है वो आम गरीब आदमी का है। बिल्कुल। अच्छा एहतशाम साहब, एक और अहम मामला, जाहिर है लेजिस्लेशन के हवाले से गवर्नमेंट बात कर रही है, इलेक्शन रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात हो रही है। अब प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर दावत भी दी। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में माहौल कुछ ऐसा बनेगा कि ये सारे एक पेज पर आ जाए, रिफॉर्म्स हो सके मुल्क के मुफाद में कम से कम जो करनी है? सोनिया, और ख़ास तौर पर मैं इम्तियाज साहब को ये पूछूंगा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अगर पहली मरतबा कह ही दिया कि जी मैं पार्लियामेंट में आके कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ, आए इंतखाबी इस्लाहात पे आके हम बात करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे हम बात करते हैं। ये ओपोजिशन के लोगों ने इम्तियाज ये बात पकड़ ली है, वो समझते हैं कि जी उन थले लाता है पाकिस्तान असी इमरान खान। अब वो इस शहर से नहीं बात निकल ले कि जी हमारी बात जो है ना प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर हो गया, अब मजबूर हो गया मैं रिक्वेस्ट करने में।
और भाई आप इसको इस तरह क्यों नहीं देख रहे कि चलें, अगर फर्ज करते हैं जी, आप कहते हैं बार बार कि जी प्राइम मिनिस्टर हमारी बात नहीं मानते, हाथ नहीं मिलाना चाहते, सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आए इसलिए कि बात करनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर ने अगरचे लोगों ने तनकीद भी की, तो आपको क्या लगता है कि इस हवाले से अब क्या कोई बजाय कोई बेहतर काम करने के इसी पे प्राइड लेना कि जी असी थले ला लिया प्राइम मिनिस्टर नू, ये कोई बात है इसमें? देखिए, बड़ी नामुनासिब सी बात है। हम आप बड़े तवातुर के साथ खुद वजीर आजम से भी अपील करते रहे हैं कि जो आपने ये एक रट लगाई हुई है कि हम चोरों को नहीं छोड़ूंगा, NRO नहीं दूंगा, इसकी एक हद है। ये कोई उन्होंने ज्यादा ही ये गर्दान पड़ ली, इसकी वजह से तलखी भी बहुत पैदा हुई। यानी जिसको आप अभी 3 साल के बाद अभी कह रहे हैं कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ठीक है, साल 1.5 साल तक आपका ये बयानिया था, उस वक्त तक ठीक है, उसके बाद इतना ज्यादा उन्होंने कर दिया जिसकी वजह से तलखी इतनी ज्यादा भर गई कि अब अपोजिशन को तो ये कहने का तो मौका बिल्कुल मिल गया है कि देखें जी अभी हमारे ये नीचे लग गए हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए अपोजिशन वालों को, अगर 3 साल अपोजिशन के बगैर गुजर गए हैं, मजीद 2 साल भी अपोजिशन के बगैर और बगैर कानून साजी के गुजर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मसला कानून साजी का नहीं है। पाकिस्तान में मसला ठीक है, हुकूमत अगर बैकफुट पर आई है तो फिर ऑपोजिशन को भी चाहिए कि बाद में जो लेजिस्लेशन होनी है उसमें हुकूमत का साथ दिया जाए ताकि मुल्क आगे बढ़े, मुल्क तरक्की करे। पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।